हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो थर्ड मॉड्यूल हम कॉमर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया था, वीडियो अपलोड है। तो अभी थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारे आंसर्स है। तो जो इंपॉर्टेंट आंसर हम लोग को डिस्कस करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन, राइट। तो ह्यूमन रिलेशन का तुमको सिर्फ 2 या 4 ही लाइन पढ़ना है। व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एन इफेक्टिव मोटिवेशन इंडिविजुअल्स इन गिवन सिचुएशन। मतलब सीधी बात है, एचआर क्या करता है, एम्प्लॉय से गुड रिलेशन डेवलप करता है, टीम स्पिरिट डेवलप करता है, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि एचआर जितना अच्छा एम्प्लॉय से रिश्ता बनाएगा, रिलेशन मेंटेन करेगा, उतना काम उसका अच्छा है और उतना काम उसका फटफट हो जाएगा और कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा। तो 3-4 लाइन का मीनिंग बना देने का है। बट ये सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करने से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। तो ये आंसर का कुछ सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ो, बाकी सब पॉइंट क्या लिखने का मैं बताता हूँ। इट हेल्प्स दी मैनेजमेंट सेंसिटिव टू एम्प्लॉय नीड्स। रिलेशन मेंटेन करने से एचआर को मालूम पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ की नीड्स क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो एम्प्लॉयज़ उसका ख्याल करता है, सॉरी एचआर उसका ख्याल करता है, जिसके अगर एम्प्लॉयज़ खुशी खुशी कंपनी में काम करता है। क्योंकि जब एक बार रिश्ता अच्छा बन जाएगा ना, तो काम अच्छा होता है, राइट। और इसके बाद ना बाकी का पॉइंट्स नहीं लिखने का है। क्या लिखने का मालूम है आपको? जो आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था ना, वो आंसर को एग्जाम में 2 बार लिखने गए। तो आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर, तो ह्यूमन रिलेशन बनाने से ये सब रिजल्ट आता है। तो यही सब पॉइंट उठा के डाल देने का, नो बिंदास, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ह्यूमन रिलेशन का मीनिंग पढ़ना है, फर्स्ट या पॉइंट पढ़ना है, बाकी सब उठा के सेम पटक देना, ठीक है। एक आंसर तुम्हारा ऐसे ही हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन, राइट। टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है ना, मेन टॉपिक करके आगे बढ़ना है, राइट। एक टॉपिक पे देखेंगे तो तुम्हारा बुक कब खत्म होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजेक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है मालूम है? एक लीडर होता है जो सबको अपनी कंपनी में या कहीं भी लीड करता है, उनको डायरेक्शन देता है, उनको समझाता है, उनको कंट्रोल करता है, उनके अंदर मोटिवेशन लेके आता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो लीडर आर ऑफ 2 काइंड्स, एक ट्रांजेक्शनल होता है और एक ट्रांसफॉर्मेशनल। तो बड़ा लीडर कौन होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल। ये क्या करता है, ऐसे अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेन करता है ना, ताकि खुद का भी फायदा और एम्प्लॉयज़ भी ग्रो हो उनका। मतलब वो एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए होता है। और ट्रांजेक्शनल बस काम के लिए लीड करता है, काम है तो लीडर बना है, काम नहीं तो लीडर नहीं है। ये भी लीडर है पर इतना एम्प्लॉयज़ के ऊपर फोकस नहीं करता है जितना ट्रांसफॉर्मेशनल करता है, ओके। तो अलग अलग स्टाइल पढ़ना है। जैसे एक पॉइंट ले लो, अप्रोच। तो जो ट्रांजेक्शनल लीडर होता है ना, उसका रिएक्टिव अप्रोच है, मतलब काम के हिसाब से वो रिएक्शन देगा, वरना नहीं करेगा, राइट। बट ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का कैसा प्रोएक्टिव है, वो एडवांस रहता है, वो इंस्पायर करता है, कंसल्ट करता है, गाइड करता है। तो मतलब इसमें हीरो कौन है? ट्रांसफॉर्मेशन। इसको थोड़ा नेगेटिव दिखाने है, ये भी लीडर है पर अपने मन के लिए, अपने सेहत के हिसाब से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। द ट्रांजेक्शन लीडर वर्क्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर ही देखता है क्या चल रहा है क्या नहीं है। बट ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या करता है? ट्राई टू चेंज दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया, नए नए आइडिया लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, डायनामिक चेंजेस, इस तरह ये काम करता है। ऑब्जेक्टिव्स, ट्रांजेक्शन लीडर्स एम्प्लॉयज अचीव ऑब्जेक्टिव विद इन दी एम टू गेट रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट। जो वो क्या करता है, कोशिश कि वो रिवॉर्ड मिले और पनिशमेंट से बचे। गलत काम करेगा तो पनिशमेंट होता है, अच्छा काम करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, बस इसका इतना ही ऑब्जेक्टिव है। बट ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या करता है, कैसा ऑब्जेक्टिव रहता है, वो दिल से और मन से काम करेगा, कमिटमेंट डेडिकेशन। तो इसका ऐसा काम करने का तरीका है। मोटिवेशन ऑफ फॉलोअर, ट्रांजेक्शन लीडर मोटिवेट फॉलोअर बाय अपीलिंग प्राइमरी टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अपने खुद के लिए उन लोग क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या करता है? एंकरेजिंग देम टू पुट देयर बेस्ट इफोर्ट्स। मतलब उनको इस तरह मोटिवेट करता है, लीड करता है ना, ताकि पूरा 100% अपना दे दें। जैसे वो पिक्चर में देखा ना बाहुबली, कैसे वो सबको गाइडेंस देता है, उसके पीछे सब लोग तैयार हो जाते हैं। सिर्फ बाहुबली का नाम सुन के सब लोग काम में जोश पैदा कर देते ना। तो एक तरफ से वैसे हो गया मोटिवेशनल, उसके फॉलोअर मोटिवेशनल। इनोवेटिव आइडिया, तो ट्रांजेक्शनल कोई इनोवेटिव आइडिया लेता नहीं, वो घिसा पिटा आइडिया से काम करता है। बट ट्रांसफॉर्मेशन आइडिया नया नया आइडिया इनोवेशन लेके आता है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ को भी कुछ सीखना मिलता है। और इंडिविजुअल कंसिडरेशन, इसका मतलब होता है ट्रांजेक्शन लीडर में नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल कंसिडरेशन। मतलब अकेले ने क्या क्या वो नहीं मालूम, उसको अपना ही फायदा देखते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन लीडर गिव पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अप्रोच, हर एक एम्प्लॉयज़ का ख्याल करता है, उसके बारे में जानता है, मतलब उसकी फिक्र रखता है। बट ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल के बारे में देखता नहीं है। इस तरह तुम लोग पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं किसको? ट्रांजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजेक्शन ना है तो सिर्फ ट्रांजेक्शन के बारे में डाल दो ना, ट्रांजेक्शन लीडरशिप। तो लीडरशिप का मीनिंग पढ़ लेने का है। तो लीडर क्या करता है? मोटिवेट्स करता है, लीड करता है। तो एक लीडरशिप का मीनिंग पढ़ लेना है, ठीक है। लीडर इज ए सिक्योर द कंप्लेंट्स ऑफ फॉलोअर का सपोर्ट मिलता है थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, गाइड करता है, समझाता है, ओके। तो लीडरशिप का आप लोग अलग अलग स्टाइल, लीडरशिप का स्टाइल नहीं आएगा, बस लीडरशिप की एक मीनिंग पढ़ लेना। क्या है? व्हाट इज लीडरशिप? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल को क्या करना? इन्फ्लुएंस करना। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आएगा ना, तो उन लोग उनको लीडर मान लेते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। लीडरशिप का 2 कॉन्सेप्ट है, ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, एक ये पढ़ने का है। अभी आ गया मोटिवेशनल थ्योरी। क्या आ गया? मोटिवेशनल थ्योरी। तो सबसे पहले मोटिवेशनल थ्योरी में क्या पढ़ेगा अपन? मैस्लो। तो इसको मैस्लो बाबा बोलेंगे, राइट। तो इसने 5 थ्योरी, मतलब इसके 5 थ्योरी है, 5 लेवल है। पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, ईगो नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब इंसान की जो नीड्स होती है ना, इंसान की जो चाहत होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो इंसान का पहला बेसिक नीड क्या था? आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आप क्या सोचेंगे? मेरी सैलरी इतनी हो कि मुझे खाना पानी दाना मिले, फूड क्लोथिंग शेल्टर मिले, राइट। तो ये नीड्स सबसे लोवेस्ट लेवल पे आती है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, है ना। ये हर इंसान की नीड्स होती है। ये जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है फिर इंसान की चाहत और बढ़ जाती है। फिर 3-4-6 महीने के बाद वो बोलता है कि अभी मेरे को खाना पानी के साथ साथ सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। मतलब जॉब सेफ होनी चाहिए ना भाई, परमानेंट जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ताकि मेरा जॉब छूटे नहीं, मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिले, कुछ भी हो जाएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस। तो हो गया सेफ्टी नीड्स। पहले क्या था? खाना पानी दाना, फिर सेफ्टी, परमानेंट जॉब। अब सोशल नीड्स आ गया। सोशल नीड्स का मतलब होता है वो जहाँ कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता है, वो अकेला नहीं रहना चाहता है। वो भी चाहता है कि मैं एक ग्रुप के साथ जुड़ जाऊँ, मेरा भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, मुझे भी कोई बर्थडे में बुलाए, पिकनिक लेके जाए, मुझे भी कोई अपना माने, केयर करे, प्यार करे, ऐसा नीड्स आते हैं। देखो ना, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फील दैट दे नीड टू बिलोंग टू सम ग्रुप। वो भी कोई ग्रुप से बिलोंग करना चाहता है। नो बडी वुड प्रीफर टू लिव इन आइसोलेशन। कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता, आइसोलेशन मतलब अकेला। वो भी चाहता है कि दे भी प्रीफर टू लव एंड केयर। मेरे भी कोई दोस्त यार हो, फैमिली मेम्बर, तो मतलब जैसे बॉस लोग के बच्चे की बर्थडे की पार्टी हो तो मुझे भी दावत दे। ये सोशल नीड्स होता है, ताकि मुझे भी अपना माने। फिर एस्टीम नीड्स आता है, ये ईगो होता है। इसमें क्या होता है माने, इसकी थोड़ी चाहत और बढ़ जाती है, थोड़ा इसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। लाइक पीपल वांट दैट अदर शुड रिस्पेक्ट देम। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरी भी इज्जत होना चाहिए। पीपल वुड ऑल्सो प्रेफर प्रेस एंड रिकग्निशन। मेरे को इनाम करो, मेरी तारीफ करो। तो ऐसी नीड्स को बोलते हैं एस्टीम नीड्स। तो ये 4 नीड्स समझ में आ गया, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, ईगो। फिर एक नीड्स आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसका मतलब क्या होता है? वो नीड्स होता है जो हाईएस्ट लेवल पे होता है। ये बहुत कम लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसमें क्या सोचता है कि मैं वो काम करूँ जो कंपनी में किसी ने भी नहीं किया है। मतलब मैं ऐसा काम करूँ कि कंपनी में एकदम हेड पोजीशन में आ जाऊँ, एकदम की रोल मिले मुझे, मतलब मैं कंपनी का करता धरता बन जाऊँ, राइट। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फुल पोटेंशियल, पूरी मेहनत डालता है, राइट, इसमें। सिंपल। तो ये हो गया तुम्हारा 5 मैस्लो बाबा की नीड्स। आ गया तो मीनिंग डाल के टेबल मस्त में बना देने का, सबके ऊपर 4-4-6 लाइन डाल देने का, ठीक है। तो एक थ्योरी हो गया ना तुम्हारा मैस्लो। अभी नेक्स्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ब्रूम नहीं पढ़ा रहा तुम लोग को, मैकग्रेगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। तो उसने 2 थ्योरी बनाई थी, उसका नाम है डॉगलस मैकग्रेगर, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मस्त मैं समझाता हूँ। थ्योरी एक्स को ट्रेडिशनल बोलते हैं, ट्रेडिशनल मतलब पुराना ज़माना, वाई मतलब लेटेस्ट, एक्स मतलब पुराना, वाई मतलब लेटेस्ट। तो आपको उसमें कैसे समझाने का माने में क्या, ये अजम्पशन के ऊपर थ्योरी है। एक्स को ना नेगेटिव में दिखाना है और वाई को पॉजिटिव में दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ले लो, क्रिएटिविटी। तो थ्योरी एक्स एज्यूम दैट जो पुराने ज़माने के मैनेजर्स होते थे वो कैसे होते थे? क्रिएटिविटी नहीं लाते थे, नकली लोग जो है वैसे काम कराते थे। बट आज के ज़माने के लोग हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव। वो ऐसे मैनेजर है जो न्यू इनोवेटिव क्रिएटिवनेस लेके आते कंपनी में, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैसे लिखेंगे? जो एक्स टाइप होते थे वो इररिस्पॉन्सिबल होते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते थे, पूरी जिम्मेदारी एम्प्लॉयज़ पर थोप देते थे। पर आज के जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जवाब देते, काम करते हैं, है ना, एक्शन दिखाते हैं, एक्टिवनेस। तो एक्स वाले क्या होते हैं? नकली होते हैं, लेजी होते हैं, ढिल्ले होते हैं, राइट। और जो वाई वाले, जो आज के ज़माने में, दे आर वेरी एक्टिव, अलर्ट होते हैं ना, रूटीन चैलेंजेस। जो एक्स पीपल थे पुराने ज़माने के, थ्योरी एक्स के हिसाब से, दे ट्राई टू डू ओनली रूटीन वर्क, डेली वर्क करना चाहते थे, ज़्यादा नया काम, नया रिस्क नहीं लेते थे। बट और जो आज के ज़माने में वाई वाले, उन लोग एकदम पॉजिटिव वाला काम, चैलेंजिंग वाला काम लेते, रिस्क लेते। तो इसमें 7-8 पॉइंट कोई भी पढ़ने है क्या, एक्स को नेगेटिव दिखाओ, वाई को पॉजिटिव दिखाओ, तो ये भी थ्योरी तुम्हारा हो जाएगा ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैकग्रेगर थ्योरी, एक्स और वाई। अभी एक पिंक थ्योरी, डैनियल पिंक, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द बुक, उसकी नाम याद करने का है, 1970 में बनाया था। इसकी थ्योरी में क्या मेन चीज़, 3 फैक्टर है, सेट सर्कल बना देने का है। तो पहला पॉइंट याद करो, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। मास्टरी मतलब होता है एक्सपर्ट होना, स्किल्स आना, काम को खूबी से अच्छे से करना, स्पेशलाइज तरीके से। पर्पस मतलब क्यों काम करें, इसका रीज़न क्या है। तो ये 3 फैक्टर को डाल देने का। ये इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, ये अंदर होता है एम्प्लॉय के। तो ऑटोनॉमी में क्या बताया, ऑटोनॉमी मीन्स डिज़ायर टू हैव फ्रीडम। मतलब ना जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको फ्रीडम दे दो ना, बार बार टोकेंगे, बार बार झाँकेंगे, बार बार उसको चिल्लाएंगे, समझाएंगे, तो अपना काम अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो उसको फ्रीडम दे दो, ताकि फ्रीडम मिलेगा ना तो उसको क्या हो जाएगा मालूम है क्या, काम माइंड एकदम अच्छे से हो जाएगा, खुल के। जैसे कोई इंडियन प्लेयर है, उसको बार बार कोच गाइड करता है, कैप्टन बोलता है, वाइस कैप्टन बोलता है, तो बार बार प्लेयर खेल नहीं पाएगा ना, उसको पूरा फ्रीडम दे दो, खेलो, जैसे खेलना वैसे खेल। तो क्या वो अपने फिर
अपने आप पे फ्रीडम मिल जाएगा ना, वो बिंदास खेल के मैच जिता देगा, राइट। तो आज देखा रहेगा, आज वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, सबसे बड़ा टारगेट चेस हुआ T20 255 था, मार दिया साउथ अफ्रीका ने, राइट। तो डिकॉक ने भी 100 मारा। तो मतलब एक ऑटोनॉमी फ्रीडम दे देगा तो वो क्या हो जाता है, एकदम काम फ्लो में हो जाता है ना, सिंपल। तो ये हो गया ऑटोनॉमी। क्या हो गया ऑटोनॉमी। DLS, some organization allow freedom to employees to utilize their time to at workplace in doing their own thing or project. This freedom of spend time during own idea, नए नए आइडियाज आते हैं तो डाल देने का, राइट। मास्टरी का मतलब क्या होता है, मास्टरी मीन्स डिज़ायर टू कंटिन्यूली इम्प्रूव एट समथिंग विच दे एन्जॉय डूइंग, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट लेके आना। द टॉप मैनेजमेंट शुड अलाउ द एम्प्लॉयज टू एंजॉय सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस एट वर्क, मतलब जो भी काम करे उसमें स्पेशलाइज होना चाहिए, राइट। तो कैसे होएगा, मास्टरी होएगा ना, काम फटफट होएगा, आसान होएगा, टाइम भी बचेगा और काम एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो ये दूसरा थ्योरी था। और थर्ड क्या बोला, पर्पस। इसमें क्या बोला है कि डैनियल पिंक स्टेट्स दैट, मतलब डैनियल पिंक ने बोला है कि पीपल इंट्रिंसिकली वांट टू डू थिंग्स दैट मेक डिफरेंस, मतलब ऐसा काम करे कि वो अलग हो। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नॉट ओनली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट फॉर प्रोग्रेस बट फॉर ऑपरेट टू मेक डिफरेंस सोसाइटी, मतलब जो भी कंपनी काम कर रही है, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं कंपनी के, तो अपने खुद के लिए नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में बेटर लाना चाहिए ना। इसमें क्या दिया, मैनेजमेंट एनकरेज एम्प्लॉयज टू फाइंड पर्पस इन देयर वर्क, क्यों काम कर रहे हो उसका रीज़न होना चाहिए, मतलब उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी एक गोल है कि हाँ, जो बच्चे लोग का कुछ पढ़ के नहीं हुआ, एटलीस्ट थोड़ा भी नॉलेज ले लेंगे, कुछ तो आंसर लिख के आएगा, खाली पन्ना लिखेगा 0 अंडा मिलेगा, तो मेरा भी एक गोल है। तो वैसे ही पर्पस होना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट मेक एन एफर्ट, एक ऐसा एफर्ट डालना चाहिए टू कनेक्ट द पर्सनल गोल ऑफ एम्प्लॉयज विद दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी इसका पर्सनल गोल है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों अचीव हो जाए। ऐसा नहीं कि कंपनी के लिए पूरा जी जान डाल दिया और अपना खुद के लिए वो अधूरा हो गया, दोनों होना चाहिए। तो पर्पस, तो ये थ्योरी किसने बनाया है, थ्योरी का नाम है पिंक थ्योरी। पिंक थ्योरी बोलेगा तो डैनियल पिंक। 3 डायग्राम बना के थोड़ा लिख देने के, शॉर्ट नोट्स में आएगा, मचा देना, ठीक है। अभी बहुत भारी क्वेश्चन है, ध्यान देने का। एम्प्लॉय मोरल, मॉरल और मॉरल में फ़र्क है, ठीक है। मॉरल का मतलब होता है तुम्हारा मन लगना। अभी जैसे कि तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर मैं अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, तुम्हारा काम जैसे अकाउंट्स का वीडियो, थ्योरी का वीडियो, जिससे तुमको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग मेरा वीडियो खुद से देखेंगे, राइट। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देखो वो देखो। तो मॉरल कब होता है, जब चीज़ अच्छी मिलती है। तो एम्प्लॉइज़ मन से काम कब करेगा, दिल से काम कब करेगा, जब उसको कंपनी अच्छी मिलेगी, समझाने वाला अच्छा रहेगा। और पहले पॉइंट्स पे डायरेक्ट समझाता था, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मॉरल, मतलब बंदे का काम करने का मन कब लगेगा, जब कंपनी का इमेज बहुत अच्छा है, मार्केट में नाम है, रेप्यूटेड कंपनी है, बड़ी कंपनी में आप गूगल कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, टाटा कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब पे लगेंगे, तुम्हारा काम करने का मन और बढ़ेगा, भाई मैं बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो इसके कारण एम्प्लॉयज़ का मॉरल बढ़ जाता है। गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी का गोल है, बड़ा है, अचीव है, जिसके कारण रियलिस्टिक गोल है, और उस गोल में तुम कंट्रीब्यूशन डालते हो, तो तुम्हारा मोरल और बढ़ जाता है। हाँ भाई, बड़ी कंपनी, इससे कंपनी का गोल अचीव होगा तो मेरा भी फायदा होगा, तो इस कारण मोरल बढ़ जाता है, मन काम करने का मन बढ़ जाता है। क्वालिटी ऑफ सुपीरियर्स, जो सुपीरियर होते हैं, जो बॉस लोग होते हैं, जो काम देते हैं, अगर लोग गाली गलौज करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, आरे तुरे से बात करेंगे, ये कर घर का काम करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ क्या है ना, उसका मॉरल डी हो जाएगा, डी मॉरल हो जाएगा, फिर काम करने का मन नहीं रहेगा। बट उसी जगह पर अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे मिले, समझाने वाला सुपरवाइजर मिले, लीडर अच्छा मिला, गाइड करता है, टीएल समझाता है, पर्सनल प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है, फिर उसका मॉरल और बढ़ जाएगा, काम करने में और मज़ा आएगा ना यार। बस सिंपल आंसर है। टीम मेंबर अगर नकली है तो काम करने में किसका मन नहीं रहेगा, बट टीम मेंबर सपोर्टिव है, एक दूसरे को हेल्प करते, गाइड करते, कंसल्ट करते, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, काम एकदम अच्छे से हो जाएगा। कंपनी में हम लोग मेहनत कर, उसका इनाम मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मतलब इनाम, रिकग्निशन मतलब तारीफ हो रही है, तो काम करने में इच्छा बढ़ जाती है, मॉरल इंप्रूव होता है। जहाँ तुम काम करो तुम्हारी इज्जत ही नहीं हो रही है, कुछ इनाम उनाम ही नहीं मिला, तो मॉरल कम हो जाता है, फिर बंदा काम करता नहीं है, बस घड़ी को देखता कब टाइम मिल जाए मैं घर पे जाऊँ। अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेगा, साफ़ सुथरा जगह मिलेगा, खाना पानी अच्छा मिलेगा, तो काम करने का मन लगेगा ना यार। अच्छी पगार देगा तो काम करने का मन लगेगा, पगार नकली देगा, कम देगा तो कौन काम करेगा। वेलफेयर मतलब सुविधा, अलग अलग फैसिलिटीज़, अभी डिटेल में पढ़ने वाले, तो जितनी अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी उतना काम करने का मन बढ़ते जाएगा। तो क्या क्वेश्चन पढ़े, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मॉरल, कब बंदे का काम करने में मन बढ़ता है, लगता है, और कब नहीं लगता है, बस मैं समझा देंगे ना यार तुम लोग। एकदम ईजी आंसर हो गया, राइट। एम्प्लॉयज़ मॉरल हो गया। अभी एक है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तो इसको मैं सिर्फ मीनिंग बताता हूँ, इतना आने का चांस है, देखते बाद में क्या है। तो सुनो, इमोशनल क्वेश्चन मेजर ऑफ पर्सन इमोशन इंटेलिजेंस, मतलब जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, तो काम करते करते कभी चिढ़ जाते हैं, एंग्जाइटी आता है, गुस्सा आता है, तो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते,
तो उसका इमोशन इंटेलिजेंस कम होता है। और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कुछ भी काम हो, हेक्टिक हो, स्माइल करता है, काम करता है, तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस एकदम स्ट्रांग होता है। तो उसके ऊपर ही बताया, मतलब कौन एंगर करता है, कौन नफरत लाता है, तो उसको कंट्रोल करने का, राइट। तो एक मीनिंग पढ़ लेना। स्पिरिचुअल मतलब होता है वो कौन है, वो क्या काम कर रहा है, कंपनी में क्यों आया है, उसका कनेक्शन होता है, राइट, किसके साथ, परमात्मा के साथ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बारे में जानता है। ह्यूमिलिटी मतलब वो सोचता है कि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग है, तो और खुश रहने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, उसमें एनर्जी आती है, अच्छे से मैनेज कर सकता है ना। लाइफ में अप्स एंड डाउन आएगा, उसको वो मैनेज कर सकता है। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, अपने आप को जानना, पहचानना, उसके हिसाब से काम करना। तो मीनिंग्स में आएगा। एकदम नकली आंसर है। अभी IMP भी है। एम्प्लॉयज ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेंट। अभी समझ लो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ओके, और एकदम खड़ूस बॉस हूँ। पगार तुमसे ज़्यादा लॉन्ग आवर वर्क करा रहा हूँ, कम पगार दे रहा हूँ, वो टाइम भी नहीं दे रहा हूँ। तुम लोग कोट पैंट पहन के, अच्छा ड्रेस पहन के आते हैं काम पे, मैं तुम लोग को मट्टी में ही काम पे लगा, मतलब मट्टी में ही बैठा के काम कर रहा हूँ। तो तुम लोग को फिर कैसा तो लगेगा ना यार। तो तुम लोग कंप्लेंट्स करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ क्या क्या कंप्लेंट कर सकते हैं। तो पहला तो बोलेगा भाई पगार बढ़ाओ, पैसा पानी बढ़ाओ, तेल पेट्रोल बढ़ रहा है, वड़ा पाव का भी प्राइस 15 से 18 हो गया, पगार बढ़ाओ, जम नहीं रहा है। तो पगार कम मिलेगा तो तुम काम करेगा क्या? नहीं। तो ये तुम्हारा कंप्लेंट ही हो गया ना यार। बॉस को बोलेगा पगार बढ़ाओ। वर्किंग कंडीशन नकली दे रहे, कहीं भी गर्मी ऐसा जगह पे काम करा रहा है, पूरा पसीना आ रहा है, शर्ट भीग रहा है, मतलब पुअर लाइटिंग, हवा नहीं, हवा पानी का आना जाना नहीं। तो फिर एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट करेंगे ना, लगाओ नहीं तो हम जाते हैं किधर और। वेलफेयर मतलब सुविधा, कैंटीन, यूरिनल, मूत्री, अलग अलग फैसिलिटी, रेस्ट रूम होता है, ये सब प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, आ रहे जा रहे काम कर रहे। तो फिर बंदे लोग का काम करने का मन लगता नहीं। सुपरवाइजर एकदम गाली गलौज करते हैं, अच्छे नहीं है, डिक्टेरियल मतलब होता है हिटलर जैसे। तो किसका काम करना है में मन लगेगा। तो कंप्लेंट करेंगे ना भाई, हटाओ नहीं तो फिर हम लोग चले जाते हैं। नेचर ऑफ वर्क, कभी कभी काम ऐसे देते हैं पूरा स्ट्रेस हो जाता है, साले दिमाग की दही हो जाती है। तो दही होने के कारण फिर कौन इसका मन लगेगा, दिन भर घर पे भी जाना है, दिन भर काम करो, हेक्टिक। तो इसके कारण एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, भाई काम अच्छा दो ना तो हम लोग जाते हैं। पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, सिलेक्शन होता है, प्रमोशन होता है ना, गाइड और बाद में है ना, ये सब होता है। तो ये सब में क्या होता है, पर्सनल पॉलिसी में जस्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन करो, जो बराबर नहीं काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग दो। पर कंपनी में उल्टा ही सुल्टा हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयज़ का काम करने का मन नहीं रहेगा ना। और डिसिप्लिनरी एक्शन, जो गलत करता है कोई भी हो, छोटा हो बड़ा, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए तुरंत। अगर एक्शन ले ही नहीं रहे तो कभी हमारे साथ भी गलत होएगा, तो इसके एम्प्लॉय कंप्लेंट डालेगा ना यार। तो ये सब मसला एम्प्लॉय के साथ होएगा तो एम्प्लॉय काम करने में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट दिया है नेपोटिज्म, अपने लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग को गाइड ही नहीं कर रहे। अपना बंदा जो मतलब उसका ग्रुप का पीपल है, कुछ काम नहीं कर रहा, उसको प्रमोशन दे रहे, हाई पे दे रहे, ज़्यादा पगार दे रहे। तो नेपोटिज्म होगा ना, तो जिसके कारण एम्प्लॉय को काम करने में मन नहीं लगता, इतना मेहनत करके कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब कंपनी में नहीं होना चाहिए। छुट्टी मांगते छुट्टी नहीं देते, और सामने वाले को कभी भी छुट्टी दे देते हैं। क्योंकि इंसान काम करता है, फेस्टिवल आता है, कभी शादी में जाना है, 2 महीने में 1 महीने में एक बार एक छुट्टी तो ले लेता नहीं, आने का काम पे आने का पगार कटेगा। तो ये होता है एम्प्लॉयज़ का कंप्लेंट। एकदम नकली आंसर है। आप लोग को आपके पेरेंट्स भी जॉब पे आए तो वो भी बता देंगे क्या क्या एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड कंप्लेंट होता है, राइट। एम्प्लॉयज़ क्या क्या कंप्लेंट करता है, ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट, ठीक है, पढ़ लेना, ईजी है। अभी नेक्स्ट है वेलफेयर मेजर, सुविधा, फैसिलिटीज़। तो वेलफेयर कुछ भी पॉइंट डाल दो, वेलफेयर आ गया तो ये सब डाल देने है। अभी आप सपोज कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप क्या क्या सुविधा एक्सपेक्ट करते हो। तो पहले ड्रिंकिंग वाटर ना, सीधी बात है ना यार, घर से बॉटल लेके गए, लंच पे ख़त्म हो गया, और कंपनी में मटका भी नहीं रहेगा, नल भी नहीं रहेगा, तो पानी के लिए 10 रुपये का बिस्लरी खरीदो, मतलब क्या फिर कंपनी में पानी का व्यवस्था होनी चाहिए ना यार। सीटिंग मतलब बैठने की जगह जिधर इंसान काम कर रहा है। अभी जैसे बैंक में मैनेजर बैठ के काम करते हैं, अगर मान लो लोग खड़े रह के काम करेगा तो भाई थक जाएगा ना भाई, कल से आएगा नहीं, बोलेगा भाई रहने दे, नहीं चाहिए पैसे के साथ, बैठने के लिए भी जगह होना चाहिए। फर्स्ट एड एम्प्लॉय मतलब खट पिट जाता है तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, जिसके कारण फिजिकली हर्ट, एक्सीडेंट, मरम पट्टी, वो सब। लैट्रिन्स, यूरिनल, और सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन एंड यूरिनल मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हैं पर टॉयलेट करने के लिए 2 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता है, तो कौन काम करेगा, उधर से बंदा घर ही आ जाएगा भाई। मतलब हगने मुतने के लिए भी जगह होनी चाहिए, राइट। लैट्रिन, यूरिनल्स प्रॉपर होने चाहिए, हाइजीनिक, और होने भी चाहिए, साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। कैंटीन भी होना चाहिए ना, खाने को नहीं, मतलब कैंटीन का भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए कंपनी के अंदर। सस्ता खाना, अच्छा खाना, हेल्थी खाना होना चाहिए। अगर 250 से ज़्यादा वर्कर लोग हो तो कैंटीन कंपलसरी है, ठीक है। स्पिटल्स मतलब होता है इन एवरी वर्क प्लेस सच वेयर हाउस, स्टोर, प्लेस इन डॉक एरिया, ऑफिस प्रेमिसेस, स्पिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन कन्वीनियंट प्लेस। स्पिटल मतलब थूकने की जगह। अभी
कभी इंसान के अंदर थूक आ गया तो कहाँ डालेगा, इधर ही लादी पे थूक देगा तो कैसा लगेगा, राइट। कोई पान खाता है, तम्बाकू खाता है, एक जगह होनी चाहिए ताकि लोग प्रॉपर अपना उस स्पीड कर सके, ठीक है। नहीं रहेगा तो दीवार पे कलर मार देगा लोग, राइट। तो ये भी नहीं होना चाहिए। लाइन टेक मेंटेनेशन, हवा का आना जाना, उजाला होना चाहिए, राइट। वॉशिंग प्लेस, धोने की जगह होनी चाहिए, बाथरूम साफ़ सुथरा, चेंजिंग रूम होना चाहिए, जैसे कोई जॉब है कपड़ा चेंज करना पड़ता है, रेस्ट रूम, आराम लोग की जगह, मैटरनिटी मतलब माँ, जैसे वो प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा चाइल्ड को बॉर्न करने दे रही है तो फिर उसको छुट्टी मिलती है कंपलसरी, राइट। 2-3 महीना 6 महीना की छुट्टी मिलती है, वो कंपलसरी मिलना चाहिए। तो ये सुविधा, ये फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। किसकी फैसिलिटीज़ के लिए? एम्प्लॉयज़ वेलफेयर मेजर्स। 7-8 पॉइंट डाल दो ना, एकदम नकली आंसर है, रीड कर लेंगे, इंग्लिश भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, राइट। अब एक लास्ट आंसर है सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? तुम ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो जहाँ तुम्हारा टेक्निकल जॉब चल रहा है, मशीन्स पे तुम काम कर रहे हो, तो मशीन्स पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने ये पिक्चर देखा रहेगा, कालिया पिक्चर है, अमिताभ बच्चन का है, बच्चे लोग के साथ गोटी खेलता है, काम नहीं करता है, उसका भाई रहता है कादर खान, घर का टेंशन में, फिर टेंशन में मशीन बराबर नहीं रहती, उसमें सीन ये दिखाया है, कालिया पिक्चर देखना ट्रेलर। तो कादर खान काम करता है, घर का टेंशन में, मशीन भी बराबर नहीं रहती, उसका हाथ चले जाता है। मतलब एक तो उसका ध्यान नहीं था तो बात है, और मशीन भी बराबर नहीं थी, उसने बहुत 2-3 बार कंप्लेंट किया बॉस को कि मशीन ठीक करा, उसका हाथ चला गया। तो सेफ्टी होना चाहिए ना यार, इंसान काम कर रहा है तो जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। फायर प्रोटेक्शन, नहीं क्या लाल कलर का रहता है आग बुझाने का, वो रखना चाहिए। फायर अलार्म होना चाहिए, एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। और ऐसा जॉब हो रहा है कि उधर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होना चाहिए, ऐसा कपड़ा देना चाहिए कि उससे उसको कुछ हुआ नहीं, राइट। ऐसी क्लोथिंग होनी चाहिए कि वो अपनी बॉडी को बचा सके अगर हीट है मशीन से, है ना। प्लेसमेंट ऑफ मशीन का प्लेसमेंट सही जगह पे होना चाहिए, मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए कि जिसके कारण किसी को तकलीफ ना हो, नहीं तो फिर फाइनल डेस्टिनेशन पिक्चर देखा ना, मशीन कटती 3-4 लोग मर जाते, वैसा नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ मशीन, सही जगह पे मशीन को फिट करना चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी डिवाइस एंड मशीन का बार बार चेक होना चाहिए, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होना चाहिए, है ना। प्रॉपरली केयर करना चाहिए, इंजन रखे 2-2 महीने में, 1 ही महीने में। और जहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अंधेरा रहेगा तो कुछ भी पाना या हवा लग जाएगा, मारू टूट जाएगा। तो वेंटिलेशन, हवा जाना, अगर हीट वाली जगह तो कूलर होना चाहिए या फिर बड़े बड़े पंखा की, ताकि अंदर की हीट बाहर भेजे, वेंटिलेशन, हवा का आना जाना, है ना। एजुकेशन ट्रेनिंग, जो भी जॉब है सेफ्टी मतलब मशीन वाला जॉब है तो पहले एजुकेशन देना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर की, कैसे जॉब करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा बटन दबाना है, ये हुआ तो। और सेफ्टी इंजीनियरिंग मतलब होता है कि एक डेंजरस मशीन होता है वहाँ बराबर फेंसिंग होना चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए, मतलब जो मशीन के रिलेटेड है वो सब गाइडेंस नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। और डिसिप्लिन होना चाहिए कि किसी को भी विदाउट शूज़ नहीं जाना चाहिए, कपड़ा सेफ्टी का पहन के जाना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है कि कोई भी डिसिप्लिन तोड़े नहीं, डिसिप्लिन तोड़ेगा तो उसके बाद जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये एक कमेटी बनानी चाहिए कि काम करते करते किसका जान माल का नुकसान हुआ तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कंपनसेशन, सेफ्टी मेजर्स, ये सब। ये डब 6-7 पॉइंट डाल देंगे, शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। क्या था? एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। इस तरह हमने क्या कर दिया भाई, तुम्हारा 3rd मॉडल भी पूरा हो गया। तो 4th मॉडल भी जल्दी पढ़ा के ख़त्म करके फिर इकोनॉमिक्स भी मैं इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा। एटलीस्ट तुम लोग एग्जाम में कुछ तो लिख के आ जाएंगे, ठीक है। 4th मॉडल भी रुक के पढ़ूंगा, थक गया है। अब देख सकते हैं रात का 11:15 बज गया, ट्यूशन भी मेरा खाली है, अब जा रहा हूँ घर, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू, दुआ में याद रखना।